नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रवि भारद्वाज बायोलॉजी क्लास के अंदर आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर प्रतियोगी भर्ती परीक्षा के अंदर छाया रहता है, जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सभी मित्रों हाजिर हो जाइएगा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। और टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल जो एग्जाम्स हैं लगभग सभी के अंदर ये टॉपिक पूछा जाता है, याद रखना। रक्त परिसंचरण तंत्र आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें रक्त क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, तो रक्त के बारे में, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इसके अलावा हम बात करें इसमें रक्त समूह, आरएच कारक, इसके अलावा हम बात करें इसके अंदर आरएच कारक के अलावा बात करें तो हार्ट, रक्तवाहिनियां, धमनी, शिराएं, रक्त समूह, इन सब के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। हृदय से संबंधित दोष, हृदय आवेगों की उत्पत्ति, एक कंप्लीट चर्चा इस टॉपिक के अंदर हम करेंगे। तो दोस्तों स्वागत कीजिएगा इस महत्वपूर्ण टॉपिक का। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता की हम बात करें तो इसके खोजकर्ता हैं दोस्तों विलियम हार्वे। कौन है? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है? याद रखना, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की है। क्या होता है रक्त परिसंचरण तंत्र? ऐसा तंत्र जो हमारे शरीर में आवश्यक पोषक पदार्थों के परिसंचरण का कार्य करता है, सर्कुलेशन का कार्य करता है, उसे कहते हैं परिसंचरण तंत्र। क्या कहते हैं? परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और आवश्यक पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन जो होते हैं, इनका जो परिसंचरण होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो रक्त के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? रक्त के माध्यम से। तो इसको कहा जाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण में एक तो रक्त आता है और एक लसिका आता है। रक्त परिसंचरण तंत्र बनाता है और लसिका तंत्र का निर्माण करता है। दोनों के बारे में ही हम टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। संवहनीय योजी ऊतक वगैरह क्या होता है, टिश्यू वगैरह क्या होता है, ये भी रक्त से संबंधित बातें हैं, जिसकी चर्चा भी हम इस टॉपिक में ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र का मेन कार्य क्या है। तो परिसंचरण तंत्र का मेन कार्य है आवश्यक पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये किसका काम होता है? परिसंचरण तंत्र का होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है मित्रों, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसको कहा जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा होता है बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा कौन सा है? बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो प्रकार हमें इसमें करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं खुला रक्त परिसंचरण की। खुला रक्त परिसंचरण का मतलब होता है जिसमें रक्त खुले में प्रवाहित होता हो। जिसमें रक्त खुले में प्रवाहित होता हो। जिसमें रक्त खुले में प्रवाहित होता है, अर्थात बंद नलिकाओं में प्रवाहित नहीं होता है, उसे कहा जाता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। अर्थात इसमें कोशिका तथा ऊतक रक्त में डूबे हुए रहते हैं।
कोशिका तथा ऊतक रक्त में डूबे रहते हैं। कोशिका तथा ऊतक रक्त में डूबे रहते हैं। जैसे हम बात करें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वो दोस्तों अकशेरुक संघ के जीवों में होता है। किसमें होता है? अकशेरुक संघ के जीवों में होता है, जिनको नॉन वर्टिब्रेट्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? नॉन वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है, अकशेरुक संघ के जीव कहते हैं। इसके अलावा हम बात करें और अकशेरुक संघ के जीवों में कौन सा होता है? खुला रक्त परिसंचरण होता है। जबकि बंद रक्त परिसंचरण अकशेरुक में आते हैं पॉरीफेरा, जैसे स्पंज वगैरह है, शीलन ट्रेटा वगैरह संघ के जीव हैं। इसके अलावा हम बात करें आर्थ्रोपोडा वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े वगैरह हैं। इन सब में कौन सा पाया जाता है? खुले प्रकार का। बंद प्रकार का क्या होता है? जिनमें रक्त बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है, जिनमें रक्त बंद नलिकाओं अर्थात धमनी तथा शिराओं में प्रवाहित होता हो। रक्त बंद नलिकाओं अर्थात धमनी एवं शिराओं में प्रवाहित होता है, उसको क्या कहते हैं? बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और ये पाया जाता है दोस्तों, याद रखना, कशेरुकी संघ के जीव। किसमें आता है? कशेरुकी संघ के जीवों में पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें एनिलिडा में केंचुआ, एनिलिडा संघ में याद रखना केंचुआ जो होता है, इसमें भी याद रखना बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। एक सिफेलोकॉर्डेटा मोलस्का, सिफेलोकॉर्डेटा मोलस्का, इसे ऑक्टोपस जो होता है ये मोलस्का संघ का जीव है, और इसमें भी याद रखना बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण होता है। तो रक्त परिसंचरण दो प्रकार का हुआ, खुले प्रकार का और बंद प्रकार का, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन में रक्त खुले में बहता है, अकशेरुकी संघ के जीवों में होता है। बंद प्रकार में रक्त बंद नलिकाओं में प्रवाहित होता है। नोट कीजिए। तो ये दो प्रकार का हमने पढ़ लिया है, खुला रक्त परिसंचरण एंड बंद रक्त परिसंचरण। अब हम इसमें बात करते हैं दोस्तों रक्त के बारे में, ब्लड के बारे में चर्चा करेंगे कि रक्त क्या होता है, रक्त का संगठन क्या है, रक्त में कौन कौन सी कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा क्या होता है, इसके अलावा रक्त समूह क्या होता है। ये तमाम चर्चाएं इस पार्ट के अंदर हम करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं रक्त के बारे में। रक्त जिसको कहा जाता है ब्लड, क्या कहते हैं? ब्लड के नाम से इसको जानते हैं। तो महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे पहले हम बात करते हैं रक्त है क्या। एक क्वेश्चन आता है रक्त क्या है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसको संवहनीय योजी ऊतक कहा जाता है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। तो क्या है ये? संवहनीय योजी ऊतक है। क्या है ये? संवहनीय योजी ऊतक है। इसको वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। इसको तरल योजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? तरल योजी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। तरल योजी ऊतक के नाम से भी जानते हैं। रक्त का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसको कहते हैं हीमेटोलॉजी। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है, उसे हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। शरीर में रक्त निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? हीमोपोइसिस, जो कि अस्थि मज्जा में होती है। किसमें होती है? अस्थि मज्जा में होती है। शरीर में रक्त का निर्माण होना, शरीर में रक्त का निर्माण होना क्या कहलाता है? हीमोपोइसिस कहलाता है। और हीमोपोइसिस कहां पर होता है? याद रखना,
अस्थि मज्जा में होता है। कहां पर होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में होता है या बोन मैरो में होता है। कहां पर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। तो हीमोपोइसिस कहां पर होता है? बोन मैरो के अंदर होता है। रक्त की यदि हम बात करें दोस्तों, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अगले पॉइंट पर हम बात करें कि शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो शरीर में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। फीमेल के अंदर याद रखना 4 से 5 लीटर होती है। ये तो होती है मेल के अंदर, और फीमेल में जो होती है वो 4 से 5 लीटर होती है। या हम ये कह सकते हैं वजन का लगभग 7 से 8% होती है। वजन का लगभग 7 से 8%, एक स्वस्थ व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, वजन का लगभग 7 से 8% मात्रा के रूप में क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। अगर हम बात करें जैसे किसी का वजन माना कि 60 किलो है, तो 60 किलो का आप 7% निकाल लो, इतना लगभग ब्लड हमारे शरीर के अंदर लीटर के रूप में पाया जाता है। अगर हम रक्त की प्रकृति के बारे में बात करें तो रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त दोस्तों हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। इसको लाइट एल्कलाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट एल्कलाइन के नाम से जानते हैं। इसकी पीएच की बात करें तो रक्त की पीएच कितनी होती है? 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4 रक्त की पीएच होती है। आगे हम बात करते हैं कि रक्त जो होता है वो याद रखिएगा दोस्तों, रक्त का जो मैट्रिक्स होता है जिसकी आधात्री होती है उसमें कोई फाइबर तंतु वगैरह नहीं होते हैं। इसकी मैट्रिक्स कैसी रहती है? तंतु रहित रहती है। तो रक्त की जो मैट्रिक्स रहती है वो कैसी रहती है? याद रखना, तंतु रहित होती है, फाइबर लेस होती है। तंतु रहित रक्त की क्या होती है? मैट्रिक्स होती है। अगर हम बात करें कि सामान्यतया ब्लड बैंक के अंदर ब्लड को कितने डिग्री पर रखा जाता है, तो नॉर्मली ब्लड बैंक में ब्लड को 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। सामान्यतया 21 दिनों तक रखते हैं। अधिकतम रखा जाता है 42 दिनों तक। कितना रखा जाता है दोस्तों? 42 दिनों तक रखा जाता है। सामान्यतया ब्लड बैंक में ब्लड को कितने पर रखते हैं? 4.4 डिग्री सेल्सियस। 4.4 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाता है। सामान्यतः ब्लड बैंक में ब्लड को कितने पर रखते हैं? 4.4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। अगर हमें लंबे समय तक रखना है तो -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन की उपस्थिति में ब्लड को हम कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। -196 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसकी उपस्थिति में? तरल नाइट्रोजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? तरल नाइट्रोजन की उपस्थिति में। क्या क्या मिलाते हैं? सोडियम सिट्रेट, सोडियम डाइस्ट्रेट, ईडीटीए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि इनको जमने से रोकते हैं। इनको रख करके हम ब्लड को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो इन पदार्थों का उपयोग किया जाता है नाइट्रोजन की उपस्थिति में। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट, एक आता है ईडीटीए, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ये मिलाकर के रक्त की उपस्थिति में ये ऐड करते हैं। याद रखना, ये ऐड किया जाता है और फिर ब्लड को हम कई वर्षों तक, ब्लड को लगभग 10 वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ब्लड को लगभग 10 वर्षों तक क्या रख सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। तो -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर तरल नाइट्रोजन की उपस्थिति में सोडियम सिट्रेट
या EDTA मिला करके ब्लड को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ज्यादातर लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रक्त का संगठन क्या है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अगर हम बात करें रक्त का संगठन, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ ब्लड, रक्त का संगठन। रक्त के संगठन की हम बात करें तो रक्त के संगठन में लगभग दो पार्ट हम इसमें करेंगे। रक्त को ऑल ओवर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो रक्त में रक्त कणिकाओं वाला भाग आता है, एक आता है लसिका वाला भाग आता है, प्लाज्मा वाला भाग आता है। एक तो आता है इसके अंदर रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाओं में कौन कौन सी आती है? एक तो आती है इसके अंदर आरबीसी, जिनको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कणिकाएं। एक आती है इसके अंदर डब्ल्यूबीसी, जिनको कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और एक तीसरे प्रकार की आती हैं प्लेटलेट्स, जिनको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 45% भाग में होती हैं। बाकी बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा लगभग कितना परसेंट भाग होता है? 55% भाग होता है। कितना परसेंट भाग होता है? 55% भाग होता है। इस प्लाज्मा के बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इस प्लाज्मा में भी फिर दो पार्ट होते हैं। इसमें लगभग 90 से 92% तो होता है जल। क्या होता है? जल। बाकी लगभग 7 से 8% मात्रा में इसमें पाई जाती हैं कुछ प्रोटीन वगैरह, अन्य तत्व वगैरह पाए जाते हैं। तो ये रक्त का मेन कंपोजिशन है, मेन स्लाइड है। अब हम इसमें बात करते हैं कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स में से लगभग जो 45% है ना, उनमें से 99% तो क्या होती हैं? आरबीसी होती हैं। और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कितनी होती हैं? मात्र 1% होती हैं। कितनी होती हैं? 1% होती हैं। तो ये बात हुई हमारे रक्त का संगठन। अब हम एक एक के बारे में इनमें से सभी में चर्चा करेंगे कि आरबीसी क्या होती हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं, प्लेटलेट्स क्या होती हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें प्लाज्मा क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं, ब्लड कॉर्पसल्स, जिसमें सबसे पहली आती है आरबीसी। आरबीसी का पूरा नाम है लाल रक्त कणिका, या इसको कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। ये हमारी पहली है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीसी जो है इसका जन्म स्थान कहाँ होता है, कहाँ पर इनका निर्माण होता है। तो जन्म स्थान की यदि हम बात करें तो इनका जन्म स्थान होता है लाल अस्थि मज्जा, जिसको कहा जाता है रेड बोन मैरो। क्या कहते हैं? रेड बोन मैरो कहते हैं। क्या होता है, हमारी जो लंबी पतली हड्डियां हैं, जैसे ये कोई हमारी बोन है, इस हड्डियों के मध्य में हड्डी बीच में से पोली रहती है, इसको कहा जाता है मज्जा गुहा।
बोन कैविटी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बोन कैविटी। इस अस्थि मज्जा में विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जो कि किनारों पर तो होता है लाल रंग का और बीच में होता है श्वेत या पीला। इस लाल वाली को तो कहते हैं लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, जिसमें तो होता है आरबीसी का निर्माण, और बीच में होती है श्वेत या पीली अस्थि मज्जा, श्वेत या पीली अस्थि मज्जा, जिसमें होता है डब्ल्यूबीसी का निर्माण। और इसमें कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं और पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है मेगा कैरियोसाइट कोशिकाएं। और जब ये मेगा कैरियोसाइट कोशिकाएं टूटती हैं तो इनके टूटने से क्या बनती हैं? प्लेटलेट्स बनती हैं। अर्थात आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तीनों का निर्माण हमारी हड्डियों के द्वारा होता है, कंकाल तंत्र के माध्यम से होता है। तो लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि इनका मतलब क्या होता है। तो जन्म स्थान हो गया साहब इसका लाल अस्थि मज्जा। एक क्वेश्चन आता है भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण यकृत या प्लीहा में होता है। कहां पर होता है? यकृत तथा प्लीहा में होता है। प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। तो भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? यकृत तथा प्लीहा में होता है। कहां पर होता है? यकृत तथा प्लीहा में होता है। लीवर एंड स्प्लीन के अंदर होता है। यकृत या फिर प्लीहा ऑप्शन में मिलता है, दोनों में से कोई भी एक मिलेगा। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी बनती है। अगर हम बात करें कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है दोस्तों प्लीहा को। प्लीहा का एक नाम और है, इसको तिल्ली के नाम से जाना जाता है या इसको स्प्लेन के नाम से जाना जाता है। प्लीहा जो है ये शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। प्लीहा याद रखना, शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि लिम्फ नोड, लिम्फ ग्लैंड कौन सी होती है? प्लीहा होती है। इसको शरीर का क्या कहा जाता है? बूचड़ खाना कहते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी का अपघटन होता है, आरबीसी मरती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शरीर का बूचड़ खाना कहते हैं। तो आरबीसीज का इसमें क्या होगा? अपघटन होगा। अपघटन होगा तो इसको शरीर का क्या कहते हैं? स्लॉटर हाउस कहा जाता है, बूचड़ खाना कहते हैं। स्लॉटर हाउस, बूचड़ खाना कहते हैं, जहां पर काटापीटी होती है, एक तरीके से आरबीसी यहां पर अपघटित होती है। भ्रूणीय अवस्था में निर्माण होता है, इसलिए इसको शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शरीर का ब्लड बैंक के नाम से भी किसको जाना जाता है? प्लीहा या तिल्ली को जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता, किस रोग में प्लीहा का साइज बढ़ जाता है? तो याद रखना, मलेरिया जो रोग होता है ना, इसमें प्लीहा का साइज बढ़ जाता है। मलेरिया रोग में प्लीहा का साइज बढ़ जाता है, प्लीहा का आकार बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि मलेरिया में होती है आरबीसी की संख्या में कमी। मलेरिया में मेन टारगेट होता है आरबीसी। आरबीसी फटने लग जाती हैं और आरबीसी जब मरेंगी, जल्दी फटेंगी, तो उनकी डेथ होगी। डेथ होगी तो जल्दी से शमशान घाट में पहुंचेंगी। शमशान घाट में पहुंचेंगी तो इसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए आरबीसी के याद रखना, मलेरिया में क्या हो जाता है? आरबीसी का संख्या में कमी होती है और प्लीहा का आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो मलेरिया रोग में प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इसके आपको याद रखने हैं। अगर हम बात करते हैं अगला पॉइंट कि इसकी आकार कैसा होता है, इसका साइज क्या है, तो इसका आकृति होती है 7.5
माइक्रोमीटर। इसका व्यास कितना होता है याद रखना, 7.5 माइक्रोमीटर। ये इसका डायमीटर होता है, व्यास होता है। और आकृति की यदि हम बात करें कि इसकी शेप कैसी होती है, आकृति की यदि हम बात करें, शेप की बात करें, तो इसकी आकृति दोस्तों उभयावतल होती है। कैसी होती है? उभयावतल होती है, जिसको बाई कॉनकेव कहते हैं। क्या कहते हैं? बाई कॉनकेव कहते हैं। इस प्रकार की आकृति के रूप में ये आरबीसी उपस्थित होती है। वृत्ताकार भी हो सकती है और ये केंद्रक रहित होती है। कैसी होती है? केंद्रक रहित होती है। आकृति उभयावतल होती है, केंद्रक रहित होती है। कैसी होती है ये? केंद्रक रहित होती है, न्यूक्लियस लेस होती है, केंद्रक इसके अंदर नहीं पाया जाता है। इसके अपवाद हैं दोस्तों दो। अपवाद क्या है? एक तो ऊंट और एक कौन सा है? लामा। ये दो जंतु ऐसे हैं जिनकी आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी अन्य किसी भी जीव के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। इनकी याद रखना आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनकी आरबीसी में केंद्रक होता है। लामा एक जंतु है, सहारा मरुस्थल में पाया जाता है, इसकी आरबीसी में याद रखना केंद्रक होता है। आरबीसी में एक और पॉइंट इंपोर्टेंट है, कई बार अच्छा प्रश्न बन के आ जाता है सेकंड ग्रेड वगैरह में, कि क्या जन्म के समय या उत्पत्ति के समय केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में? बिल्कुल हाँ, आरबीसी में उत्पत्ति के समय केंद्रक होता है, लेकिन परिपक्वन के दौरान क्या हो जाता है? ये विलुप्त हो जाता है, याद रखना। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिपक्व आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक रहित होती है। कैसी होती है? केंद्रक रहित होती है। तो उत्पत्ति के समय याद रखना, उत्पत्ति के समय आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। उत्पत्ति के समय आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, परिपक्वन के दौरान विलुप्त हो जाता है। परिपक्वन के दौरान कैसा हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिपक्व आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक रहित होती है। परिपक्व आरबीसी जो होती है वो कैसी होती है? केंद्रक रहित होती है। एन्यूक्लिएट बोलते हैं इसको, एन्यूक्लिएट के नाम से जाना जाता है। तो परिपक्व आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है। आरबीसी का जो उभयावतल स्वरूप होता है, इसके कारण क्या होता है? सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसका जो उभयावतल स्वरूप होता है ना, उभयावतल, इसके कारण इसका सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो आकृति उभयावतल होने के कारण सतह का क्षेत्रफल में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो याद रखना, वैसे इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, अंतःप्रतंभी जालिका भी नहीं होती है, और गोल्जी काय भी नहीं पाया जाता। प्रश्न आ जाए कि आरबीसी में कौन कौन से अंग नहीं पाए जाते हैं, तो केंद्रक नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होती है, और गोल्जी काय भी नहीं होती है। तो आरबीसी के अंदर क्या का अनुपस्थित होता है? याद रखना, तो एक तो केंद्रक, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक अंतःप्रतंभी जालिका, और एक आता है इसमें गोल्जी काय। ये सारे के सारे क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं? याद रखना, अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं। आरबीसी में अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन भरा जा सकता है। याद रखना, आरबीसी के अंदर जो वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक किसमें पाया जाता है? आरबीसी के अंदर उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन में हीम 5% होता है, और ग्लोबिन याद रखिएगा दोस्तों, ग्लोबिन कितना होता है? 95% होता है। यदि अपन बात करें तो हीमोग्लोबिन में हीम तो होता है 5%, और ग्लोबिन प्रोटीन होती है,
ग्लोबिन प्रोटीन 95% होती है। हीम क्या है दोस्तों? हीम एक आयरन अणु है। हीम क्या होता है? आयरन अणु 5% होता है। और ग्लोबिन क्या पाई जाती है? इसके अंदर प्रोटीन उपस्थित होती है। आरबीसी की आगे हम बात करते हैं। सबसे बड़ी आरबीसी किस वर्ग के जीवों की होती है? तो सबसे बड़ी आरबीसी उभयचर वर्ग के जीवों की होती है, जिसका नाम है एम्फीयूमा। एम्फीयूमा की आरबीसी सबसे बड़ी होती है। तो सबसे बड़ी आरबीसी, सबसे बड़ी आरबीसी है उभयचर वर्ग के जीवों की। और इसमें भी एक एग्जाम्पल आता है एम्फीयूमा। कौन सा आता है? एम्फीयूमा। और सबसे छोटी आरबीसी की बात करें, सबसे छोटी आरबीसी की बात करें तो सबसे छोटी आरबीसी होती है मस्क डियर की, जिसको किस्तूरी हिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किस्तूरी हिरण के नाम से जाना जाता है। किस्तूरी हिरण या मस्क डियर इसकी सबसे छोटी आरबीसी होती है। आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसे कहा जाता है डोमेन मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? डोमेन मेम्ब्रेन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कुछ विशेष आयंस, जैसे हम कह सकते हैं क्लोराइड आयन, SCO3- आयन, इनके लिए तो बहुत ज्यादा होती है पारगम्य। और कुछ जैसे सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, इनके लिए होती है अपारगम्य। इसके बारे में डोनेन ने बताया था, इसलिए इसको डोनेन घटना के नाम से जाना जाता है। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। एक अच्छे एग्जाम, स्तरीय एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें अगला पॉइंट इसकी संख्या की, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो आरबीसी की संख्या दोस्तों 47 से 52 लाख प्रति घन mm होती है। कितनी होती है? 47 से 52 लाख प्रति घन mm संख्या होती है। इसका मापन किया जाता है हीमोसाइटोमीटर यंत्र द्वारा। किसके द्वारा मापन किया जाता है? हीमोसाइटोमीटर यंत्र के द्वारा, याद रखना, मापन किया जाता है। अगर हम बात करें कि संख्या में कमी हो जाए, अब देखो मेल में फीमेल में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसमें अंतर रहता है। मेल के अंदर संख्या थोड़ी ज्यादा होती है और फीमेल के अंदर थोड़ी सी कम होती है। और लगभग 5 लाख प्रति घन mm का अंतर मिलता है। जैसे हम बात करें कि पुरुषों में तो लगभग एवरेज वैल्यू 47 से 52, अब पुरुषों में अपन 55 मानते हैं, तो महिलाओं में अपन 50 तक ही मानते हैं, यानी एवरेज 5 लाख का अंतर इनमें रहता है। अगर संख्या में कमी हो जाए, आरबीसी की संख्या में कमी हो जाए, तो संख्या में कमी को कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। एनीमिया में ब्लड की कमी हो जाती है। और संख्या में यदि अधिकता हो जाए, संख्या बढ़ जाए, संख्या में अधिकता हो जाए, तो संख्या में अधिकता को कहा जाता है दोस्तों पॉलीसाइथीमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। अधिकता को क्या कहते हैं? पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। एक प्रश्न आता है कि ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में या पहाड़ों पर निवास करने वाले लोगों में आरबीसी का निर्माण होता है ज्यादा, कम, या कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में आरबीसी का निर्माण ज्यादा होता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में आरबीसी का निर्माण ज्यादा होता है। ऊंचाई या पहाड़ों पर रहने वाले लोगों में आरबीसी का निर्माण क्या होता है? अधिक होता है। और ऑक्सीजन की क्या होती है? वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी आरबीसी निर्माण क्या होता है? ज्यादा होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आरबीसी निर्माण क्या होगा दोस्तों? ज्यादा होगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आरबीसी का निर्माण ज्यादा होता है। तो ऊंचाई पर रहने वाले लोगों में आरबीसी ज्यादा बनती हैं। मैंने आपको बताया था कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो एक प्रश्न आता है कि आरबीसी में कौन सा श्वसन होता है? वायवीय होता है या अवायवीय होता है?
तो हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, वायवीय श्वसन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में होता है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया होगा ही नहीं तो वायवीय क्यों होगा? इसका मतलब इसमें कौन सा श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होगा माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय श्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में कौन सा श्वसन होता है? अवायवीय। एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। यानी आरबीसी में केवल ग्लाइकोलाइसिस के ही एंजाइम पाए जाते हैं, क्रेब्स साइकिल के एंजाइम नहीं होते। क्रेब्स साइकिल ऑक्सीशोषण में आता है, ग्लाइकोलाइसिस अनऑक्सीशोषण में आता है। तो इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रिया के एंजाइम पाए जाते हैं। आरबीसी के अंदर यदि अपन बात करें तो आरबीसी में ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम पाए जाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम तो क्या होते हैं? उपस्थित। और क्रेब्स चक्र के जो एंजाइम हैं वो क्या रहते हैं दोस्तों? याद रखना, अनुपस्थित रहते हैं। क्रेब्स चक्र के अनुपस्थित, ग्लाइकोलाइसिस कैसे होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करें इसमें एंटीजन कहां पाए जाते हैं, तो एंटीजन भी याद रखना आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। आरबीसी की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। एंटीजन एक विशेष प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। ये जो रोगाणु वगैरह होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ये भी किसकी तरह काम करते हैं? एंटीजन की तरह ही काम करते हैं। ये शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण को क्या करते हैं दोस्तों? प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो ये हमारी इसमें संख्या की बात हो गई, अधिकता कमी हो गई, आरबीसी का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया की अनुपस्थिति में सारा काम हो गया। आरबीसी का देखो, एक तो होती है एकल आरबीसी, एक होती है समूह के रूप में। जो सिंगल आरबीसी होती है ना, उसका रंग हल्का पीला होता है, और जब आरबीसी समूह के रूप में पाई जाती है तो उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, याद रखना। तो एकल आरबीसी का रंग कैसा होता है? हल्का पीला होता है। और समूह के रूप में आरबीसी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। आरबीसी की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा झिल्ली है, इसको डोमेन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डोनेन। डोनेंस मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं इसको। आरबीसी जो मेम्ब्रेन है इसको क्या कहते हैं? डोनेन मेम्ब्रेन कहते हैं। ये कुछ विशेष आयंस के लिए तो क्या होती है? ये पारगम्य होती है। कुछ विशेष आयंस जैसे क्लोराइड, CO3- आयन, इनके लिए तो क्या होती है? याद रखना, पारगम्य होती है, परमिएबल होती है। कैसी होती है? परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। और सोडियम, जबकि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, इनके लिए बात करें अपन तो ये कैसी होती है? अपारगम्य होती है, नॉन परमिएबल होती है। कैसी होती है? नॉन परमिएबल होती है। और इसी को अपन कहते हैं डोनेन घटना। इसको अपन क्या कहते हैं? डोनेन घटना के नाम से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक अच्छा लेवल का प्रश्न बनता है। तो ये कुछ बातें थी। आरबीसी का मेन कार्य क्या होता है? आरबीसी का मेन कार्य होता है दोस्तों
ऑक्सीजन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना होता है? ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। तो आरबीसी का मेन कार्य की बात करें कि आरबीसी का कार्य क्या होगा, तो आरबीसी का कार्य होगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या काम होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये किसका कार्य होता है? हीमोग्लोबिन सहायता से आरबीसी का कार्य होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन की संरचना में हीम का मतलब होता है आयरन अणु, या ये पोरफायरिन का बना होता है। हीम 5% होता है, ग्लोबिन इसके अंदर 95% होता है। इसमें जो आयरन होता है हीमोग्लोबिन में वो Fe+2 अवस्था में होता है। याद रखना, एक क्वेश्चन आ सकता है कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, तो Fe+2 अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? Fe+2 अवस्था में होता है। एक अणु हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन का क्या करता है? परिवहन करता है। ये चर्चा हमने लास्ट वाले चैप्टर श्वसन तंत्र में बात कर ली थी। इसके बाद दोस्तों जो ग्लोबिन वाला पार्ट है, ग्लोबिन प्रोटीन का जो प्रत्येक अणु है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के संयोजन से बनता है। यहां पर एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि जो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन प्रोटीन जो है हीमोग्लोबिन के अंदर, ये याद रखना, इसका प्रत्येक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के, इसका प्रत्येक अणु 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होता है। कितने से निर्मित होता है? 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से निर्मित होता है ये। और ये 4 श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? 4 श्रृंखलाओं की हम बात करें तो एक तो होती है इसके अंदर अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक होती है बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, एक होती है गामा पॉलीपेप्टाइड चेन और एक होती है डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, गामा पॉलीपेप्टाइड चेन और एक है डेल्टा पॉलीपेप्टाइड चेन। अल्फा, बीटा, डेल्टा और गामा ये पॉलीपेप्टाइड चेन के रूप में काम करती हैं। ये अल्फा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये 141 एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। कितने से? 141। बीटा पॉलीपेप्टाइड है ये लगभग 146 अमाइनो एसिड से बनती है। कितने से बनती है? 146 अमाइनो एसिड से। इसके अलावा गामा वाली भी याद रखना 146 अमाइनो एसिड से बनती है और डेल्टा वाली भी कितनी बनती है? लगभग 146 अमाइनो एसिड से बनती है। तो ये 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं जिनसे ग्लोबिन प्रोटीन का प्रत्येक अणु मिलकर बना होता है। अल्फा पॉलीपेप्टाइड्स, बीटा पॉलीपेप्टाइड्स, इसके अलावा हम बात करें डेल्टा और एक होती है गामा। कौन सी होती है? गामा के नाम से जानी जाती 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं। आगे हम बात करते हैं, शेप की हमने बात कर ली थी, साइज की हमने बात कर ली है। आरबीसी की आकृति बाइकॉनकेव होती है और व्याप्तल होती है। एक रोग आता है सिकल सेल एनीमिया। एक प्रश्न आता है कि सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की आकृति कैसी हो जाती है? तो सिकल सेल एनीमिया रोग में आरबीसी की आकृति हसियाकार हो जाती है। कैसी हो जाती है? हसियाकार हो जाती है। हालांकि एक आनुवांशिक रोग है ये सिकल सेल एनीमिया। इसको कहते हैं हसियाकार कोशिका रक्तअल्पता। हसियाकार कोशिका रक्तअल्पता के नाम से जाना जाता है। इसमें आरबीसी का जो साइज है, आरबीसी की आकृति जो है वो कैसी हो जाती है? हसियाकार हो जाती है। इसका कारण क्या होता है? 6वें नंबर पर एक अमीनो एसिड होता है जिसका नाम है ग्लूटामीन, और ग्लूटामीन नामक एमिनो अम्ल के स्थान पर
जब बेलिन नामक एमिनो अम्ल आ जाता है तो आरबीसी का आकार कैसा हो जाता है दोस्तों? हसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? हसियाकार हो जाता है। वही रोग है आनुवांशिक। इसमें क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल कम रह जाता है, मात्र 10 से 20 दिन रह जाता है, जिसके कारण आरबीसी जल्दी मर जाती है। हसिया समझते हो क्या? तो दांतड़ी होता है ना, दांतड़ी दराती, इस तरीके का होता है। और इसमें मात्र आरबीसी का जीवन काल कितना रह जाता है? 10 से 20 दिन रह जाता है। तो आरबीसी हसियाकार हो जाती है। दो इंपोर्टेंट प्रश्न। एक प्रश्न है, यदि आरबीसी को अल्प परासरी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? अल्प परासरी विलयन। अल्प का मतलब होगा हाइपोटोनिक। अल्प का मतलब क्या होगा? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आरबीसी को अल्प परासरी विलयन में रखा जाए तो क्या होगा? क्या आरबीसी फूल जाती है? आरबीसी फट जाती है? तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये अल्प परासरी विलयन होता क्या है। अल्प परासरी विलयन का मतलब होता है जिसमें विलेय की सांद्रता कम हो और कोशिका की सांद्रता ज्यादा हो। जब कोशिका की सांद्रता तो है ज्यादा और विलेय की सांद्रता है कम, तो क्या होता है दोस्तों, इसमें यदि अपन आरबीसी रखेंगे तो आरबीसी फूल करके फट जाती है, क्योंकि कोशिका की क्षमता क्या है? ज्यादा है। तो आरबीसी फूल कर क्या हो जाती है? फट जाती है। तो जब इसको अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो याद रखना, आरबीसी फूल कर फट जाती है। आरबीसी फूल कर क्या हो जाती है? फट जाती है। अल्प परासरी विलयन का मतलब क्या होगा? इसमें विलेय की सांद्रता कम हो और कोशिका की सांद्रता ज्यादा हो। जबकि आरबीसी को यदि हम अति परासरी विलयन में रखें, आरबीसी को हम अति परासरी विलयन में रखें, जिसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये देखो अब 9th क्लास में दे रखा है, आप देखना ये एग्जांपल। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये इतना लेवल आएगा क्या? भैया 9th क्लास में दे रखा है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, सीधा पूछा सकता है। हाइपरटोनिक विलयन में यदि हम रखें तो याद रखना, आरबीसी क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। आरबीसी क्या होगी? सिकुड़ जाएगी। ये सेम उसी प्रकार होता है जैसे यदि हम अंगूर को चीनी के घोल में रखें तो अंगूर सिकुड़ जाता है, और किशमिश को पानी में रखें अपन तो किशमिश फूल जाती है। कहने का मतलब है कि विलयन के ऊपर डिपेंड करता है कि सांद्रता किसकी विलेय की ज्यादा है या कोशिका की सांद्रता ज्यादा है। तो आरबीसी को जब हम अल्प परासरी विलयन में रखते हैं तो आरबीसी फूलकर फट जाती है। आरबीसी को जब हम अति परासरी विलयन में रखते हैं तो ये कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती है। कैसी हो जाती है दोस्तों? सिकुड़ जाती है। जीवन काल तो हमने पढ़ लिया है इसका। आरबीसी काउंटिंग हीमोसाइटोमीटर से के द्वारा की जाती है। लगभग मेल के अंदर ये 5.5 मिलियन की संख्या में, या हम लगभग कह सकते हैं 50 से 55 लाख की संख्या में पाई जाती है। फीमेल के अंदर लगभग 4.5 मिलियन होती है। मैंने आपको बताया था कि अंतर चलता है, लगभग 5 से 10 लाख का अंतर चलता है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर यातना संख्या ज्यादा होती है। छोटे बच्चे थोड़े रेड दिखाई देते हैं क्योंकि छोटे बच्चों में आरबीसी का निर्माण ज्यादा होता है। स्टार्टिंग न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 6.8 मिलियन क्या पाई जाती हैं? आरबीसी पाई जाती हैं। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर याद रखना 6.8 मिलियन क्या पाई जाती हैं? आरबीसी उपस्थित होती हैं। तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ज्यादा पाई जाती है, बाकी मेल फीमेल के अंदर लगभग 5 लाख का डिफरेंस चलता रहता है। आरबीसी की संख्या में यदि कमी हो जाए तो उसको कहते हैं दोस्तों एनीमिया। क्या कहते हैं? एनीमिया। और एक अपन पढ़ेंगे विटामिन वाले चैप्टर में, विटामिन बी12 की कमी से होता है, याद रखना, पर्सिनस एनीमिया। और एक मैक्रोसाइटिक एनीमिया भी होता है जिसमें मैक्रोसाइट्स बनती हैं जो कि प्लीहा के अंदर नष्ट हो जाती हैं। तो विटामिन बी12 बी9 की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। नॉर्मली अपन बात करें कि आरबीसी की संख्या में कमी, आरबीसी की संख्या में कमी, तो इसको तो नॉर्मल एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल एनीमिया। एक आता है विटामिन बी6 की कमी, याद रखना इससे भी एनीमिया रोग होता है। विटामिन बी6 की कमी से भी एनीमिया होता है। विटामिन बी12 तथा बी9 इनकी कमी हो जाए
तो इसको कहते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। क्या कहा जाता है? मैक्रोसाइटिक एनीमिया के नाम से जाना जाता है। मैक्रोसाइट्स बनती हैं इसमें, मैक्रोसाइट्स निर्माण होता है और ये प्लीहा के अंदर जाकर नष्ट हो जाती हैं। प्लीहा में क्या हो जाती है? ये नष्ट हो जाती हैं, याद रखना। सबसे पहले आरबीसी का जो निर्माण होता है ना, प्रथम आरबीसी जो बनती है वो यॉक सेक के द्वारा बनती है। जो पीतक वाला भाग होता है ना यॉक, उसके द्वारा बनती है। प्रथम आरबीसी का निर्माण, प्रथम आरबीसी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो यॉक सेक द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यॉक सेक के द्वारा होता है। भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान आरबीसी का निर्माण लीवर के अंदर होता है, स्प्लेन में होता है, प्लेसेंटा में भी होता है, याद रखना, और थाइमस ग्लैंड के द्वारा भी होता है। तो प्लेसेंटा के द्वारा भी भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी बनती है। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी निर्माण प्लेसेंटा के द्वारा भी होता है और प्लीहा के द्वारा भी होता है, याद रखना, स्प्लेन के द्वारा भी होता है और लीवर द्वारा भी होता है। लीवर के द्वारा भी भ्रूणीय अवस्था में क्या बन जाती हैं? आरबीसी बनती हैं। क्या बनती हैं? आरबीसी। और वयस्क अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। मृत आरबीसी जो होती हैं, मरी हुई आरबीसी, उनको कहां पर नष्ट किया जाता है दोस्तों? उनको स्प्लेन के अंदर नष्ट किया जाता है। और स्प्लेन को क्या कहते हैं? शरीर का ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी निर्माण कहां होता है? प्लेसेंटा, प्लीहा तथा यकृत के द्वारा होता है। तो ये बात की है दोस्तों हमने इस फर्स्ट वीडियो के अंदर, फर्स्ट क्लास के अंदर हमने आरबीसी की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? आरबीसी की चर्चा की है, जिसमें हमने कंप्लीट स्टडी की है कि आरबीसी क्या होती है। तो आरबीसी की संख्या के बारे में, शेप के बारे में, आकृति के बारे में, आरबीसी की संख्या वगैरह कितनी होती है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, डोनिन घटना क्या होती है, डोनिन मेम्ब्रेन क्या होता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल याद रखना 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है, 120 डेज। सबसे ज्यादा जीवन काल आरबीसी का ही होता है। रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक जीवन काल, रक्त कणिकाओं में सर्वाधिक जीवन काल याद रखना किसका होता है? आरबीसी का ही होता है। तो जीवन काल भी हमने पढ़ लिया है। तो कई सारी चीजें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ी हैं। आरबीसी के बारे में कंप्लीट चर्चा हमने कर ली है। अभी ये रक्त वाला ही चैप्टर चल रहा है जिसमें आरबीसी हमने पढ़ी है। अभी इससे अगली वाली क्लास के अंदर हम ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, फिर इसमें लसिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ना चाह रहे हैं ताकि आपको भी वीडियो लंबा नहीं लगे और इजीली आप वीडियो को देख सकें। क्योंकि लंबा वीडियो देखने पर होता है कई बार अपन ऊब जाते हैं, थोड़ा सा मन कम करता है। और मैं चाहता हूँ कि छोटे छोटे वीडियो पढ़ने से क्या होगा, आप में मोटिवेशन आएगा। जैसे आप माने 5 वीडियो आपने पढ़ लिए तो आपको छठे की पढ़ने की इच्छा जल्दी होगी। यार मैंने 5 कंप्लीट कर लिया है, एक बच रहा है तो मैं अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लूँ। अब एक वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो कई बार अपन उसको ही टुकड़ों में देखते हैं तो तारतम्यता बिगड़ जाती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपना वीडियो का टाइम 50 मिनट या 1 घंटे ज़्यादा नहीं हो, लगभग इतने मिनट का वीडियो ही हम अपलोड करें ताकि आपको भी प्रॉब्लम नहीं आए और हमें भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो अगला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।